हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो डीओ की तरफ से सैम्पल पेपर इशू किया गया ना, तो इसको समझाने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपके पास इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये कह रहा है मीडियन इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक एवरेज। ये कह रहा है मीडियन को ना हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। साफ गलत है। जो माध्यिका होती है ना, उसको हम अंकगणितीय औसत थोड़ी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमें गलत दे रखी है, ठीक है। जो इसने बोला ना मीडियन इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक एवरेज, ये तो मीन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो माध्यिका को अंकगणितीय औसत भी कहा जाता है, ये गलत है, कथन ये गलत है। सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है किसी श्रृंखला के लिए अंकगणितीय माध्य माध्यिका और बहुलक एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पढ़ा होगा ना आपने, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो देखिए दोनों के दोनों फोल्स है, तो फिर हम किस पे टिक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे डी, कथन एक और कथन दो दोनों ही असत्य हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इंग्लिश में भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको चूज करना करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है ओगी जो है ना, ये ऐसे औजाई भी पढ़ते हैं, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये कह रहा है औजाई जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो देखिए बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं औजाई कौन सा होता है। एक होता है लेस देन औजाई, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जब हम सीएफ निकालते हैं ना। और एक होता है मोर देन औजाई, जो ऊपर से नीचे तक जाता है, ठीक है। और दोनों को एक में दिखा देते हैं, तो उससे जहां वो काटते हैं उससे मीडियन निकल जाते हैं। तो एग्जाम में आपसे यूं पूछ सकता है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस पेपर में इसके आसपास की चीजें क्या करो। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जहां पे लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे कौन सी वैल्यू निकलती है। या ये बोल सकता है कि ओजाइव से कौन सी चीज निकाली जाती है। तो ओजाइव से मीडियन निकाला जाता है, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका निकाली जाती है। और आपको ये भी बता दूं कि जो हिस्टोग्राम होता है ना, हिस्टोग्राम जैसे आपके एग्जाम में ड्रॉ करने को आ जाए, जैसे आपने हिस्टोग्राम बना लिया और फिर नीचे लिख देगा कि इससे मोड निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम हिंदी में इसको आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम से आपको क्या निकालना है, ये देखो, ये इसको ऊंचाई से मिला देना है, इसकी ऊंचाई से मिला देना है। पूरे में से एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे सपोर्ट होनी चाहिए इधर इधर। अगर ये पहले हो गया ये लास्ट में हो गया तो मोड नहीं निकाल पाएंगे। सपोर्ट चाहिए, तो तभी कोनों को मिला पाएंगे। फिर जहां वो काटेगा उसके नीचे जो आंसर आ रहा होगा ग्राफ पेपर पर, तो आप उसका आंसर बता दोगे। एक्चुअल में मैंने वीडियो हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिए क्योंकि 10वीं में बहुत से बच्चों की इंग्लिश में मैथ्स होती है, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए दोनों मीडियम में एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है। ये कह रहा है बार ग्राफ इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। देखो अभी चेक कर लेते हैं। जो बार ग्राफ होता है ना डियर, ये देखो, आपको पता है ना बार ग्राफ कैसे होते हैं। देखो आपको सारे बार ग्राफ पता होना चाहिए। एक सब डिवाइडेड होता है, ठीक है ना, और एक होता है मल्टीपल वाला जिसमें एक साथ बनाते हैं। तो ये कौन सा सिंपल है। तो ये पूछ रहा है कि बार ग्राफ 2 डायमेंशनल होता है, इसको शॉर्ट में कर लो। शॉर्ट का मतलब होता है 2D होता है क्या बार ग्राफ। हाँ, जो बार ग्राफ होता है ना वो द्विमीय आरेख वाला होता है, हिंदी में दंड आरेख कहते हैं। पता है कैसे, देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो इसमें ये 3D शेप थोड़ी है, इसको हम ऐसे थोड़ी बनाते हैं। जब हम पेपर में बार ग्राफ बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं, नहीं ना। ये तो 3D हो गया। तो अगर ये पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो ये इसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि बार ग्राफ जो होता है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको सारा समझा रहा हूँ ना। समझ में आ गई 2D किसे कहते हैं। फिर कह रहे हिस्टोग्राम जो होता है उससे मीडियन निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया कि भाई हिस्टोग्राम से तो मोड निकाला जाता है, और ओजाइव से क्या निकाला जाता है, मीडियन निकाला जाता है। तभी तो कह रहा हूँ अगर आप आसपास की चीजें करोगे ना, तो एग्जाम में कल को कुछ और भी आएगा, आप आराम से बता दोगे। अब जैसे मान लो बार ग्राफ का क्वेश्चन आया, तो आपने केवल बार ग्राफ पढ़ा, फायदा नहीं है। बार ग्राफ में कौन कौन से बार ग्राफ होते हैं वो भी पढ़ो। जैसे एक होता है सब डिवाइडेड, मतलब पहले टोटल करके लिख लो। जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तीनों में ये नंबर, मतलब फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में बच्चे के नंबर आए हैं।
ठीक है, इंग्लिश में उसके 100 आए हैं, और मैथ में मान लो 80 आए हैं, और सेकंड टर्म में उसके यहाँ पे 100 आए हैं, ये 70 आए हैं, ये 50 आए हैं। ठीक है, और आपसे बोला गया इसका सब डिवाइडेड बनाओ। क्या बनाओ? सब डिवाइडेड। तो आपके हाथ में है, आप ऐसे बनाना चाहते हैं सब डिवाइडेड, ये ऐसे बनाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का बनाना चाहते हैं सब डिवाइडेड। तो सब डिवाइडेड में ना टोटल करना पड़ता है पहले 100, और कितना हो गया 260, और ये कितना हो गया 7 में 12, 220 हो गया। हो गया। तो सब डिवाइड में क्या करते हैं, टोटल कर लिया। टोटल कितना है, इसका 200, इसका कितना है 220। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कई बार ना सब डिवाइड में परसेंटेज भी निकालने के लिए भी बोलता है कि परसेंटेज में निकालो। फिर क्या होगा, इन सबको पहले परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज में निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है पहले। चलो अभी हम सिंपल करते हैं, 260 220 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे। जैसे मान लो मैंने 50 का टेबल ले लिया, 50, 100, 150, 200, 250 और 300 ले लिया। तो 200 यहाँ पर 60 है, तो 260 पहले टोटल बना देंगे इस तरीके से। बना दिया। दूसरे वाला कितना है, 220। मैं अप्रोक्सीमेटली समझा रहा हूँ ना। ठीक है, तो हमने 220 यहाँ बना लिया। ठीक है, सब डिवाइड का मतलब होता है, देखो पहले हिंदी में कितना 80, तो इसमें 80 कहाँ तक आएगा, 100 से यहाँ तक 80 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में कितना 100, तो 80 और 100 कितना हो गया 180, तो 180 में बना लेंगे। ये लाइन डाल दी, तो अपने आप बचा हुआ थर्ड वाला क्या होगा, मैथ होगा। ऐसे इसका बनाओ, हिंदी का कितना है 100, ये रहा 100 बना दिया। फिर इसने कितना बोला, इंग्लिश का कितना 70, तो 100 और 70 कितना 170, तो 170 जोड़ के लिखना है CF की तरीके से। तो ये यहाँ पर आ गया, तो बाकी बचा वो क्या होगा, मैथ होगा। तो ये सब डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर पूछेगा ना इसको सब डिवाइडेड बनाओ, तो ऐसे बनाना है। मान लो इसी क्वेश्चन को उसने बोला होता मल्टीपल। देखो मल्टीपल और सब डिवाइडेड में क्या फर्क है, सब डिवाइडेड में हमें टोटल करना पड़ता है, और टोटल करके पूरा पहले बनाना पड़ता है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मल्टीपल में बोल दे, ठीक है, बहुखंडित में बोल दे, में बोल दे इस तरीके से, तो कैसे करेंगे, ऐसे करा। ठीक है, और देखो इसमें तीनों में अलग अलग डिजाइन बना देना, या नहीं डिजाइन बनाना, तो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, और ये मैथ है। ये टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कहीं दिखा ना हो ना। तो अब सुनो, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल वाला। मल्टीपल में क्या है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हिंदी, ठीक है, हिंदी में पहले कितने आते 80, तो मान लो मैंने टेबल ऐसे बना दिया 50, 100, 150, तो 80 यहाँ आ रहा है, मान लो तो 80। फिर 100 आया सेकंड टर्म में, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड टर्म में 100 आए, थोड़ा सा ऊपर करके बना देंगे इस तरीके से। तो ये होता है मल्टीपल। उसके बाद इंग्लिश में कितना है 100 और 70, तो 100 मान लो यहाँ थोड़ा ऊपर है, और 70 यहाँ पर है। मतलब मान लो नहीं है, यहाँ आपको टेबल लिखना है, मैं तो केवल गाइडेंस देने का काम कर सकता हूँ। फिर मैथ में कितना 80 और 50, तो ठीक है 80 यहाँ आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो ये कौन है, फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, ये और ये पूरा का पूरा क्या है, ये हिंदी है। ये पूरा का पूरा क्या है, इंग्लिश है। ये पूरा का पूरा क्या है, मैथ है। बस इस तरीके से सब डिवाइड बनाया जाता है। तो आपको ना आसपास की चीजें अच्छे से करनी है, अगर आप स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपको गाइडेंस दे सकूं। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला इसने, ये कह रहा है अंकगणितीय रेखा ग्राफ चित्र को काल श्रेणी आरेख भी कहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात लिखी है। ठीक है, जो अंकगणितीय रेखा ग्राफ होता है ना, इंग्लिश में बोला अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जो है, उसको हम टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड पर आ जाइए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है व्हेन टू वेरिएबल्स x एंड y चेंजेस इन सच ए वे दैट द स्कैटर डायग्राम इज ए स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, ये कह रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन देम। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, तो आप डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम बना लेंगे तो आंसर पता लगा लेंगे। इसने बोला क्या है, इसने बोला x और y दो चर है। ठीक है, और प्रकीर्णन आरेख बन रहा है, एक सीधी नीचे की ओर झुकी हुई लाइन जा रही है। मतलब आपने प्रकीर्णन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कोरिलेशन वाला, एक्स वाई इधर लिख लो, या एक्स वाई इधर लिख लो, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मर्जी लिख सकते हो। अब उसने बोला क्या, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ये तो बोला इसने। देखो इधर एक सीधी नीचे की ओर जा रही है, झुकी हुई है, जा रही है, और सीधी रेखा बोली है इसने, बोलिए ना सीधी। तो आप मुझे बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये बताओ पहले। नेगेटिव है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर हमें
इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ रहा है। ये आपने डिमांड फंक्शन में पढ़ा है ना। और देखो ये, देखो इधर, अगर मुझे एक्स को बढ़ाना है, मतलब एक्स को इधर लेके जाना है, ये मुझे घटाना पड़ रहा है। मान लो मुझे एक्स के और इधर जाना है तो मुझे और कम करना पड़ रहा है। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जब उल्टा रिलेशन होता है तो उसे नेगेटिव कहते हैं। और इसने बोला स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, -1 होगा। और अगर यही ऐसे होता, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता दाईं ओर, तो ये +1 हो जाता। और अगर यही बोलता कि कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे से बन रहा है, तो बोलेंगे नो कॉरलेशन, कोई कॉरलेशन नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर प्रकीर्ण नहीं है, या हम ये कह सकते हैं सहसंबंध गुणांक नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। ये क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रश्नावली का गुण नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, क्वेश्चनियर, तो वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। एक अच्छा क्वेश्चनर किसको नहीं कहा जाता। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चनर होता क्या। जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन लाइन से होने चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। पढ़ा होगा ना आपने, एक अच्छा क्वेश्चन किसे कहते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ लिया, तो बताओ। ये कह रहा है भाषा सरल होनी चाहिए। ये कह रहा है क्वेश्चन जो है वो सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर इसने बोला कौन सा गुण नहीं है। ये कह रहा है प्रश्नों की श्रृंखला विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़नी चाहिए। मतलब पहले मुश्किल मुश्किल या स्पेशल स्पेशल, उसके बाद जनरल क्वेश्चन पूछो। फिर कह रहे अभी मैं बताता हूँ आंसर। प्रश्न सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, साफ समझ में आने वाले होने चाहिए। अगर दोहरी नकारात्मकता वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, मतलब नेगेटिविटी वाले नहीं होने चाहिए। तो अब आप समझ ही गए कि कौन सा आंसर है इसका। समझ गए कि बी है, क्योंकि पहले आप उससे स्पेसिफिक, मतलब बहुत मतलब टफ से जैसे पूछ रहे हो, फिर जनरल। पहले जब भी बात की जाती है ना किससे, तो जनरल बात की जाती है, फिर धीरे 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 जो हम पूछना चाहते हैं फिर उस पर आते हैं। आप पहले से उससे पर्सनल इतना ऐसा सवाल पूछ लोगे, वो तो डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं बता रहा इसको। होता है ना, ये चीज बता रहा है अच्छी प्रश्नावली के गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है पांचवा, देखो ये कह रहा है कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं। इंग्लिश में बोल रहा है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है परचेजिंग लैपटॉप ऑनलाइन। ऑनलाइन को हम खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं लैपटॉप को, तो ये तो है ना, पैसे देंगे। भिखारी, अ बैगर बैगिंग एट ट्रैफिक सिग्नल। एक भिखारी जो है पैसे मांग रहा है, क्या वो काम के बदले ले रहा है क्या, वो तो ठीक है ना, तो कोई उसे दान दे रहा है। अब आपको खुद बताना है। एक पृष्ठ है, इसमें मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान से बताना। ये कह रहा है पृष्ठ है मंदिर में, ठीक है, और उनको सैलरी मिलती है रेगुलर। ठीक है, ये कह रहा है वॉचिंग मूवी विद फैमिली इन द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हैं, तो बताओ कौन सी आर्थिक क्रिया होगी। तो कौन सी होगी, पहली और तीसरी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हम पैसे भर रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो सामने वाले की तो कमाई होगी ना, तो कौन सी होगी, चौथी। तो कौन सा आंसर आ गया, पहली तीसरी चौथी आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ठीक है, देखो ये नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके मन में सर आपने तीसरा वाला, तो चलो हमें आगे सैलरी मिल रही है। इसमें ये समझना है कि तो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब केवल पैसा आने से नहीं होता ना, खर्च भी तो करना होगा, इसलिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो। ये कह रहा कबीर ने लिंग के आधार पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के नामांकन के संबंध में पिछले 7 वर्षों के आंकड़े एकत्रित कर दिए। लिंग के आधार पर लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग कर दिए। ठीक है, अब बताओ इस आंकड़ों का वर्गीकरण बताइए, ये कौन सा है। देखो अब आपसे यहाँ पर इसने जेंडर के बेस पर अलग अलग डाटा प्रेजेंट करा है, तो आपको बताना, बताओ ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्रोनोलॉजिकल है, या जियोग्राफिकल है। आप बताइए किसके बेस पर है। देखो मैं आपको बता दूं जियोग्राफिकल क्या होता है, मतलब भौगोलिक क्या होता है। जब हम किसी एरिया के बेस पे लेते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। और काल क्रमानुसार मतलब होता है जब हम टाइम कर लेते हैं, जैसे 2002, 2004, 2006। और मात्रात्मक मतलब होता है जो हम क्वांटिटी में लेते हैं, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 8 किलो। और गुणात्मक जब हम क्वालिटीज के बेस पर लेते हैं। तो यहाँ पर किसका है बताओ मुझे। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। ठीक है, जिन बच्चों ने ए बोला वेरी गुड, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो। अब उसके बाद है असेशन रीजन। ठीक है, अगर कई बच्चों को मन में है कि सर हम जब स्टार्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्वालिटीज को तो इग्नोर करते हैं, क्वालिटीज को जो नंबर में, जो क्वालिटी तो हम मेल फीमेल ले रहे हैं, उनकी संख्या तो क्वांटिटी में है ना, पर यहाँ पे जो हम बांट रहे हैं वो क्वालिटी के बेस पर ले रहे हैं, मतलब मेल और फीमेल के बेस पर। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा असेशन रीजन। यहाँ पर देखो इधर, ये कह रहा है, पहले हिंदी में देख लो, है ना।
वृत्त आरेख का उपयोग करके प्रतिशत आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, दोनों सही है, ओके। ये कह रहा है कॉम्पोनेंट डाटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग ए पाई डायग्राम। ये कह रहा है जो कॉम्पोनेंट डाटा है, कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग ए पाई डायग्राम। ये कह रहा है कॉम्पोनेंट डाटा को हम पाई डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा हिंदी में अलग लिख दिया, प्रतिशत आंकड़ों के रूप में लिखा, मतलब वहां पे सिर्फ कॉम्पोनेंट डाटा लिखा। तो हम कोई भी डाटा में दे रखा है ना, उसको हम पाई चार्ट बना सकते हैं, और परसेंटेज में बोल रहे हैं तो परसेंटेज में बना सकते हैं, और पाई डायग्राम पे क्वेश्चन आते ही आता है। ये कह रहा है पाई डायग्राम आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक ग्राफिक विधि है। ये कह रहा है कि जो पाई डायग्राम है ना, वो एक ग्राफिकल मेथड होता है प्रेजेंट करने का डाटा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू है। देखिए ये ग्राफिकल मेथड नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल हो डीओ की तरफ से जो इश्यू होता है, तो यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो आरेख चित्रीय प्रस्तुतिकरण है ना, तो एक है ज्यामितिक चित्र, आवर्ती चित्र और रेखीय ग्राफ, ठीक है। तो ज्यामितिक चित्र आरेख में दंड आलेख दे रखा है, ये हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद है यहाँ पर देखो, ये है वृत्तीय चित्र, वृत्तीय चित्र ये हो गया। फिर है ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, तो इसने पूछा था यहाँ पर हमसे आंकड़ों को प्रस्तुत करने की ग्राफिक विधि, ठीक है। तो ग्राफिक विधि में कौन कौन सा आता है, आयत चित्र हो गया, आवर्ती बहुभुज हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम हो गया, ओजाइव हो गया, ये सारे आते हैं। अब उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखो, ये कह रहा है अनुराधा ने अंग्रेजी, गणित और अर्थशास्त्र में क्रमशः इतने 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 अंक प्राप्त किए। गणित को अन्य दो विषयों की तुलना में दोगुना महत्व देने का निर्णय लिया गया। तो अनुराधा का औसत अंक क्या है, वो जितना मर्जी निर्णय ले, हमसे तो सिर्फ ये पूछा औसत अंक क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। जल्दी से आप खुद कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐड करके क्या आएगा और डिवाइड करके क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखिए जोड़ते हैं तो हम कितना पाएंगे, यहाँ पे 183, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 8 3 1 जा 3, तो 61 आ गए। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हजम ही नहीं हो रहा है, इतना सिंपल था, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर क्वेश्चन कौन सा है, 9th। तो 9th कह रहा है सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी चीज सही नहीं है। जो कोलेशन है ना, कोलेशन के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये कह रहा है ऋणात्मक मान चरों के बीच ऋणात्मक संबंधों को प्रकट करता है। ये कह रहा है अगर माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन है। ये कह रहा है इसका मान -1 से 1 के बीच में होता है। ये कह रहा है इसका परिमाण उद्गम परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। आपको बताना कौन सी इसमें बात सही नहीं है। देखिए इसका आंसर जो है वो होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है डी, क्योंकि ये सारे ठीक है, इसकी लिमिट भी नहीं होती, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाएगा, और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। और अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, मैं बच्चों को बताता भी कि कहाँ से पढ़ें ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। ये देखो ये पेज नंबर आपकी, अगर आपका सपोर्ट है 88 नहीं है तो अवेलेबल है डीओ की साइट पे। सपोर्टिव मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, सपोर्टिव मटेरियल ASC स्टार्टर लिखो, चैनल का नाम लिखो, आराम से वीडियो मिलेगी, ठीक है। और आप आराम से देख पाएंगे, आराम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब सुनो मेरी बात, ये देखो ये रहा सहसंबंध की सारे गुण, ये लिखा है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक है तो धनात्मक होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो केवल अगर वही पढ़ोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे तो जितने मर्जी सैंपल पेपर कर लो, आपको उसके आसपास की चीजें करनी है ताकि आपको कोई पीछे ना कर पाए। मैं तो गाइडेंस दे सकता हूँ, है ना। ये देखो जैसे इसने बोला ना आर की वैल्यू +1 से -1 होती है, और एग्जाम में हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए कि -1 से लेकर +1 तक होगा, और R 0 होगा तो इसका मतलब कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और उच्चतम कितना होगा, ये सारा पढ़ो, इनमें से कोई क्वेश्चन बना के दे दे। ये देखो ये लिखा उद्गम परिवर्तन या पैमाने के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखो साफ लिखो, क्योंकि डीओ ही बना रही है ना पेपर आपका, तो जो डीओ ने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो उसी में से तो करेगी, कुछ तो देगी उसमें से, ठीक है ना। इसलिए जैसे अब ये वाला फॉर्मूला रैंक वाला अच्छे से आप करो, क्वेश्चन थोड़ा उसके आसपास चीजें देखो, भले उसे याद मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आप पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना तो वो दोबारा आएगा, 2-3 बार देखते देखते याद हो जाएगा। ऐसे ही करो, ठीक है ना, समझ में आई। चलो अब देखो सर, क्लियर हो रहा है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद में आ रही होगी, बाकी पता नहीं आपकी मर्जी है।
अब उसके बाद 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन को मापने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें, आपने इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ा ना, उसी में से है। ठीक है, ये कह रहा है उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो उसको मापने के लिए आरबीआई किसका प्रयोग करती है। ये कह रहा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक, अखिल भारतीय शहरी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो ये तो जैसे अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाओगे। ठीक है, ये इंग्लिश में देख लो आप। यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय आरबीआई टू मेजर द चेंज इन कंज्यूमर प्राइस। तो इनमें से कौन से यूज करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑल इंडिया अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबर। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो है, मैं आपको बता दूं, उसका आंसर ये है अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स नंबर है ना, तो आप इंडेक्स नंबर के जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि सूचकांक क्या होता है। सांख्यिकी माप होती है, समय स्थान और अन्य विशेषता के आधार पर चर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ देखो, एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे देगा न्यूमेरिकल में, तो इन तीनों में से कोई एक मेथड दे देगा। ठीक है, और उसके बाद आपको देखो ये पता होना चाहिए कि जो सीपीआई है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो संयुक्त वाला होता है, वो खुदरा कीमत में जो परिवर्तन होते हैं उसको दिखाता है। इसके दो मेथड होते हैं, न्यूमेरिकल में आ सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर औद्योगिक का आ जाए, किसका आ जाए, इंडस्ट्री का आ जाए, तो इंडस्ट्री का कैसे पता चलेगा, बोलेंगे अल्पकालीन और सापेक्षिक परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन के लिए मेन वर्ड याद रखना, औद्योगिक उत्पादन के लिए ये होता है, ये खुदरा के लिए होता है। ठीक है, मतलब रिटेल प्राइस को बोलते हैं इसे। और तीसरा जो है ना, विशिष्ट समय अवधि, अगर हमें स्पेशल टाइम पीरियड लेना है, ठीक है, उसमें वस्तु सेवा को लेना है, तो जो अगर हमें इन्फ्लेशन को पता लगाना, तो ये फॉर्मूला देखो, तीनों में से एक पक्का दे दिया जाता है। इन्फ्लेशन वाला बहुत रिपीट हो रहा है, ये वाला I2 माइनस I1 अपॉन में I1 इंटू 100, ये लगा देना, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। तो जो है ना उसके, और सेंसेक्स अगर आ जाए तो बोला है स्टॉक मार्केट है ना, उसमें 30 सबसे बढ़िया कंपनी होते हैं, उसका एक ग्रुप होता है। ठीक है, और जिससे पता लगता है अगर वो बढ़ रहा है तो मार्केट में तेजी चल रही है, घट रहा है तो मार्केट में मंदी चल रही है। क्योंकि सबसे बढ़िया कंपनी अगर पीछे रह रही है, भारत की 30 सबसे बढ़िया कंपनी, मतलब वो गिरती जा रही है, तो मतलब देश के अंदर मंदी आ गई है, डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, और अगर वो तेज बढ़ रहे तो इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है मतलब देश में। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया ना, मैंने जो बताने की कोशिश किया। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल तो मैं, देखो एमसीक्यू हो या ना, मैं न्यूमेरिकल ये नहीं बता रहा, सिर्फ एमसीक्यू लेकर आऊँ। उसके पार्ट सेकंड देख लो, क्योंकि आपकी दो बुक है ना, तो दोनों में से आपको एमसीक्यू करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो 11th है, क्योंकि देखो ये ना न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ ना मिड वैल्यू दे दी इसने, देखो यहाँ इन्होंने मिड वैल्यू दे दी है। ठीक है, मिड वैल्यू दे दी, तो पहले आपको इसका क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, तो 10 का आधा करो 5, 5 हटा दो 5 जोड़ दो, तो ये 0 से 10 आ गया, नहीं 10 से 20 आएगा, क्योंकि 5 घटाएंगे 5 जोड़ेंगे ना, तो 10 से 20 आएगा, ये 20 से 25 आएगा। अब चेक करो कि क्या मिड वैल्यू सही है, 10 से 20 को जोड़ो, आधा कर दो, 30 का आधा 15 होता है ना। तो देखो जब हमें मिड वैल्यू दिए होते हैं ना, तो हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है। थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ, देखो, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है। वैसे मैं सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा, ये सिर्फ थोड़ा सा देख लिया तो मैंने कहा चलो बता दूं। ये 15, 25, 35 ये लिखा है ना, तो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, हिंदी में वर्ग अंतराल, थोड़ा ऐसे लिखूंगा राइटिंग है ना, वर्ग अंतराल। देखो कितने का गैप है, 10 का, तो 10 का आधा कर दो 5, 5 घटा दो 5 जोड़ दो, 5 घटा दो 5 जोड़ दो, 5 घटा दो 5 जोड़ दो। अब चेक करो तुमने सही करा गलत करा है, दोनों को जोड़ के आधा करो, क्योंकि मिड वैल्यू किसे कहते हैं, जो बीच की हो। दोनों को जोड़ो, 20 10 30, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, तो दोनों को जोड़ के आधा कर रहे हैं ना, तो इसे मिड वैल्यू कहते हैं। क्लियर, तो पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे, उसी के बाद यहाँ पर इसने मोड बोला है, तो मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस F0, जो आपने पढ़ा ना 10th में वही है, 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो मैंने मॉडल लिखा है,
मॉडल भी लिखा होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुलक बोलते हैं, बहुइष्टक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सारे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। इसके आसपास की तैयारी करना, और ये जो न्यूमेरिकल आए इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी को घुमा के चेंज करके दे देंगे वो, ठीक है, क्योंकि डीओ ने इशू किया ना। देखिए, आपका जैसे सपोर्ट रहता है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो ले आऊंगा, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। पर अभी इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना, पहले मैं देखते रहूँ बच्चे इंटरेस्टेड है भी या नहीं, मैं कुछ समझा पा भी रहा हूँ या नहीं पा रहा, क्या मुझे आता है या नहीं आता, इस तरीके से, है ना। तो चलो अब देखो, आ जाओ खंड बा पे आ जाओ। अच्छा, मैंने ये हिंदी में दिखा दी ना, पहले इंग्लिश में भी थोड़ा देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये डीओई की साइट पर ही अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर, है ना, तो आप उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देख लिया अपने क्वेश्चन, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब आ जाओ हमारा सेक्शन बी, ठीक है। अब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है हमारे सामने है, यहाँ पर लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड विद, ये कह रहा है क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, केंद्र समस्या किससे जुड़ी है। देखो, आपको पता होना चाहिए हमारे जो अर्थशास्त्र है ना, उसमें जो केंद्र समस्या है वो तीन है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बस सिंपल है। इसने बोला क्या उत्पादन किया जाए, किससे जुड़ा हुआ है, क्या उत्पादन मतलब होता है कितना किसी वस्तु को उत्पादन करना है और कौन सी वस्तु बनानी है, बस। अब ढूंढ लो कौन सा है। तो वस्तु और वह सेवाओं के उत्पादन की चेन, हाँ। वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, हाँ। वस्तु के उपयोग तकनीक, नहीं। इसमें तकनीक का कोई लेना देना नहीं होता। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये देखना होता कि हाउ मच क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड एंड विच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब कौन सी क्वांटिटी कितनी मात्रा में चाहिए, ये है बस। तो इसका आंसर क्या है, घ, ठीक है। इंग्लिश में समझ में आ गया आपको। चॉइस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चॉइस ऑफ क्वांटिटीज इन विच गुड्स विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक। तो ये कह रहे टेक्निक इसमें कहां से आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस में टेक्निक का यूज नहीं होता। अब आ जाओ हाउ टू प्रोड्यूस, अगर मैं आपको आगे का बता रहा हूँ इसका आंसर तो समझ आएगा ना, डी है। हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि टेक्निक, कौन सी टेक्निक लगाए, लेबर इंटेंसिव लगाए या कैपिटल इंटेंसिव लगाए, मतलब पूंजी वाली लगाए या श्रम प्रधान लगाए, कौन सी लगाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये देखा जाता है कि रिच के लिए प्रोडक्शन करे, पुअर के लिए प्रोडक्शन करे, किसके लिए करे, ठीक है। पहला कौन सा होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखो, अब ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन आ गया मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला कारक, तो आपको केवल ये नहीं करना, इसके पॉइंट भी करने हैं और पूर्ति कीमत लोच भी करना है। इंग्लिश में देखो, आपको यहाँ पर इसने बोला है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो इलास्टिसिटी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कह रहे कौन सा नहीं होता वो बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले हिंदी में मांग की कीमत लोच क्या होता है। मांग की कीमत लोच का मतलब होता है कि अगर कीमत में बदलाव हो रहा है तो उसकी मांग में, जो लोग उसे खरीदना चाहते हैं उसमें कितना बदलाव होगा, वो उसकी मांग की लोच कहलाती है। अगर अब इंग्लिश में दोनों, अगर आपसे पूछ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है अगर किसी के प्राइस में चेंज हो रहा है, किसी आर्टिकल्स, किसी आइटम्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है ना, उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब किसी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे तय करेंगे, कौन से फैक्टर है। पहला होता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेसेसिटी की चीज और एक होती है मतलब एंजॉयमेंट करने वाली लग्जरी चीज। मतलब एक होती है जरूरत की चीज और एक होती है विलासिता की वस्तु। आप खुद सोचो, आपके घर में आटा या नमक आते ही आता है। अगर नमक की थैली 10 रुपए या 50 रुपए जितने की है, अगर वो 2000 की भी हो जाए, हम तो उतना ही नमक यूज करेंगे ना जितना मैंने नमक चाहिए, उतना यूज करेंगे। नमक ना ज्यादा कर सकते ना कम, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन हमारी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। पता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है ना तो उसकी डिमांड में चेंज हो। अगर चेंज नहीं हो रहा तो इलास्टिसिटी है ही नहीं। तो वही ना, नमक आपको उतना ही खाना है चाहे वो प्राइस 10 रुपए का या 50 रुपए का हो। तो क्या हुआ, नेचर, नेचर गुड्स का कैसा है, वो जरूरत वाली चीज है, और जरूरत वाली चीज होगी ना तो प्राइस बढ़े या घटे में उतना ही खरीदना है। और जबकि विलासिता की वस्तु होगी ना, मतलब जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए चाहिए, मतलब अगर नहीं भी होगी तब भी हमारा टाइम पास हो जाएगा, तो वहां पर लोचशीलता ज्यादा होती है। तो आपसे घुमा के पूछेगा कि बताओ कि अगर कोई व्यक्ति विलासिता की वस्तु खरीद रहा है तो उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, या कोई आटा या गेहूं या
नमक खरीद रहा है तो उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। बोलोगे नमक वाली चीजों में इलास्टिसिटी नहीं होगी, क्योंकि प्राइस बढ़े या घटे उसकी डिमांड उतनी रहेगी। देखो प्राइस बढ़े या घटे, अगर डिमांड उतनी ही रह रही है तो इलास्टिसिटी है ही नहीं है, कम है, बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम चेंज हो डिमांड में, सुन रहे हो। और अगर हम बात करें उसकी विलासिता वस्तु, जैसे हमने प्राइस चेंज करा तो डिमांड बढ़ गई, घट गई। मान लो अचानक, सुनो एक बात सुनो, बहुत से लोग मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, मान लो 1.5 लाख की आ रही है, अचानक कंपनी बोले कि चलो हम 1 लाख में देंगे, बहुत से लोग खरीदने लग जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये इलास्टिसिटी है ना, क्योंकि प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। तो जहां पर प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़े और डिमांड घट जाए, वहां इलास्टिसिटी होती है। समझ में आ गई। तो ये कह रहा है एक तो प्राइस फैक्टर हो गया, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब मान लो प्राइस उतना ही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड, ये जो लोचशीलता है कौन कौन सी होती है इलास्टिसिटी। एक तो प्राइस हो गया, प्राइस बढ़ेगा तो आप कह रहे हो सर प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइस घटेगा तो हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। पर इसकी जगह अगर ये आ जाए क्वेश्चन, कंज्यूमर की इनकम, भाई अगर एक कंज्यूमर है वो अभी 2 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, साल के टोटल, अब अचानक उसको 25 लाख रुपए हो जाए तो उसके लिए जो पहले चीज खरीदनी नहीं थी वो भी खरीदने लग जाएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना। तो इनकम भी इफेक्ट करती है इलास्टिसिटी पर। अगर इनकम बढ़ेगी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा डिमांड कर पाएगा, वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कौन कौन है जो डिमांड पर प्रभाव नहीं डालते। तो ये कह रहा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डालेगा नहीं डालेगा। अच्छा आपको अब पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पूरक वस्तु किसे कहते हैं, जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं, या दो से अधिक वस्तु मिलकर अगर किसी मांग को पूरा कर रहे हैं उसे पूरक वस्तु कहेंगे। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, व्हेन 2 or more गुड्स आर कंबाइंड एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं। तो वैसे इसका आंसर ये है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी को जो है ना इफेक्ट नहीं करते, इसका यही आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, बस पूरा वस्तु की कीमत वाला। और वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स मैंने आपको बता दिया। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर ले जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर ले जाते हैं। जैसे मान लो कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रही है, कार और वैन ले ली, ठीक है, और चाय और कॉफी ले ली, इस तरीके से। और इनकम मैंने आपको बता दी, कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम घटेगी तो क्या होगा। और सपोर्ट मटेरियल ही मैंने आपको कहा रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, डीओ की तरफ से इशू किया जाता है, इसमें बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ये देखो लोच वाले कौन कौन से होते हैं, अगर ये बिल्कुल ऐसे है वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसे पूछेगा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो डिमांड जीरो होगी, इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होगी। और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटी होगी। और अगर वो 45 डिग्री का है तो 1 के बराबर होगी। और इन दोनों के बीच में है तो 1 से क्या है यहाँ पर कम है, और यहाँ इन दोनों के बीच में है तो 1 से ज्यादा है। और ये रहा डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। इस तरह देखो कितना डीपली पूछा जाता है, आपको अच्छे से करना डियर। उसके बाद नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। ये कह रहा है सीमांत संप्राप्ति कुछ संप्राप्ति में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं क्या है ये स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट 2 दे रखी है, आपको बताना कि कितनी ट्रू है कितनी ट्रू नहीं है। देखिए इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये कह रहा है मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। ये कह रहा है जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है ना वो रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। हाँ अभी बताता हूँ कैसे। ये कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट जो होता है ना उसको हम इज आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म। जो एवरेज प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रोडक्ट लाइन भी कहते हैं। ये कह रहा है सीमांत संप्राप्ति कुछ संप्राप्ति परिवर्तन की दर होती है। अगर आपको फॉर्मूला पता तो बता दोगे इसका। ये कह रहा है औसत उत्पाद को फर्म की उत्पाद रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो डियर इसका आंसर जो है देखो ये तो बिल्कुल ट्रू है, मैं आपको सपोर्टिंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है उत्पाद रेखा से इसका कोई लेना देना नहीं होता, एवरेज प्रोडक्ट जो है इसको शो नहीं करती, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि ये पहला सत्य दूसरा सत्य। और आपको ये देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। देखो मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का फॉर्मूला देखो डेल्टा टी आर अपन में डेल्टा क्यू, और एक होता है यार दो तरीके से होता है, एक रेट वाला चेंज वाला और एक ये वाला, दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में रिलेशन भी अच्छे से कर लेना कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये आपको ऐसे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और अगर एम और इसमें आ जाए तो ये रिलेशन लिख देना, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आप सपोर्ट से कीजिए, आपको अच्छे से बुक से भी करना है, ठीक है ना। वो तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैक्सिमम उसमें कवर हो जाता है, जिससे कि बच्चों को कम टाइम है तो इसमें से कर लें, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा बस।
21 ये कह रहा है सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत होती है, और ये कह रहा है औसतशील लागत सदैव गिरती है। तो आपको बताना सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत होती है। देखिए इंग्लिश में देखिए, ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट वो हमेशा गिरती है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ोगे ना वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है। पता है कैसे? ये देखो, अगर आपसे यहाँ पे एवरेज पूछा है, अगर आपसे पूछेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है ना कुल स्थिर लागत, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और जैसे आप मान लो आप एक क्वांटिटी बना रहे हो तब भी 10 रुपए लगेंगे, आप 2 बनाओगे तब भी 10 लगेंगे, 3 बनाओगे तब भी 10 लगेंगे, 4 लगाओगे तब भी 10। तो जब आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने होगा तो इसको डिवाइड करो 10, 5, 3.3, तो 2 इस तरह, तो ये हमेशा गिरती जाएगी, पर ये कभी माइनस की नहीं होगी। और एक बात और, ये कभी एक्सेस को टच भी नहीं करेगी, क्योंकि इसी के बारे में कुछ और पूछ ले तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? दोनों ठीक है। ठीक है, और वो उसका रीजन नहीं है, व्याख्या नहीं है, तो भी आंसर पे टिक कर देंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, ये हो गया। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22। ये कह रहा है पूर्ति में कमी किसके कारण होती है। देखो आपको दोनों पता होना चाहिए, पूर्ति में कमी और पूर्ति की मात्रा में कमी। डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देखो डिक्रीज इन सप्लाई कीमत के अलावा अन्य कारणों से होता है। हिंदी में बता दो, पूर्ति में जो कमी है ना वो कीमत के अलावा अन्य कारणों से होता है, अदर फैक्टर से होता है। किसमें? अगर मैं बात कर रहा हूँ पूर्ति में कमी, इंग्लिश में कह रहा हूँ डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर से, मतलब बाकी फैक्टर जैसे मानो इनपुट की कॉस्ट हो गई, ठीक है, फर्म की पॉलिसी हो गई, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, ठीक है, या फर्म का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो प्राइस को छोड़कर अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए किसी और कारण से, तो उसको डिक्रीज सप्लाई कहते हैं। तो बताओ कैसे क्या सप्लाई डिक्रीज हो सकती है प्राइस को छोड़कर? मान लो फर्में कम हो गई, मान लो गवर्नमेंट ने उसका बैन लगा दिया उसकी कंपनी पर या उस प्रोडक्ट पर, तो अपने आप सप्लाई कम हो जाएगी ना। या इनपुट कॉस्ट बहुत महंगी होगी तो सप्लायर ने बेचना बंद कर दिया, तो डिक्रीज सप्लाई। ये याद रखना, अब आप आराम से बता दोगे। और अगर आपसे पूछता है इसके अलावा पूर्ति में कमी की जगह पूछता पूर्ति की मात्रा में कमी, बोले को कीमत की वजह से होती है। अगर कीमत कम होगी तो पूर्ति की मात्रा में कमी होगी, और कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। उससे लॉ ऑफ सप्लाई वाला पढ़ा ना, वही लागू होता है उसमें। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। मांग का जो नियम होता है उसमें ऋणात्मक होता है, पूर्ति के नियम में धनात्मक संबंध होता है। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा आंसर ठीक है? ठीक है, डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई इनकम डिक्रीज होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। प्राइस के अलावा वेरी गुड। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस जो है बढ़ जाए तो भाई ये प्राइस तो इसमें लेते ही नहीं, इनपुट की कॉस्ट को ले लेंगे, कमोडिटी को ले लेंगे, लेकिन प्राइस को उसके नहीं लेते, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब अगर आप सोचोगे कि इनकम कंज्यूमर की कम हो रही है, अरे ये तो सप्लायर है बेचने वाला, कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो सप्लायर को क्या लेने देना? सप्लायर तो अपने आप से देखेगा ना। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? उसको दिक्कत आ जाएगी। तो इसका आंसर इसका सी है। ठीक है, उसके बाद 23 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कौन सी फीचर नहीं है? तो परफेक्ट कंपटीशन उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, जहां पर फर्मों के बीच में आपस में कोई निर्भरता नहीं होती सब, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट को कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबको पूरी नॉलेज होती है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी फिलहाल मैं वीडियो में इतना ही ले पाऊंगा। ठीक है, और बाकी आप ये पूरा पेपर देख सकते हैं कैसा था। ठीक है, इतना ही है। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको पार्ट 2 जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह समझा दूं, और ये जो एमसीक्यू बच गया बता दूं। ठीक है, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ये इतना था, हिंदी में देख लो। ठीक है, मुझे ना कहीं जरूरी जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे अब वीडियो रोकनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये देखो, बाकी 2-4 एमसीक्यू रह गए हैं, अगर आप आपस में डिस्कस करना चाहें, कमेंट करना चाहें, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको ले आऊँ। ठीक है, ये पेपर दिखा दो ना पूरा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।